जी अस्सलाम वालेकुम। आज का वीडियो जो लॉग है ये मेल इनफर्टिलिटी के हवाले से है। इसमें थोड़ा सा लोग कर जाते हैं, मिक्सअप कर जाते हैं मेल इम्पोर्टेंस को मेल इनफर्टिलिटी के साथ कर जाते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं। दिस इज़ नॉट अबाउट मेल इम्पोर्टेंस और सेक्सुअल डिसफंक्शन, दिस इज़ अबाउट मेल इनफर्टिलिटी। द मेल इज़ एबल टू मेट, लेकिन वो कंसीव नहीं कर सकता, यानी कि जो पार्टनर है दूसरा वो कंसीव नहीं कर सकता, वो बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ये उस बारे में है। तो मेल इनफर्टिलिटी के हवाले से जो चीज़ें हैं उनकी बेसिकली जो मेल डोनेट करता है वो स्पर्म्स डोनेट करता है। तो स्पर्म्स का काउंट यानी कि उनका नंबर एजैकुलेट के अंदर, उनकी शक्ल सूरत मॉर्फोलॉजी जिसको कहते हैं, उनका फंक्शन, उनकी मूवमेंट और जो इजैकुलेट है उसकी क्वांटिटी, ये सारी चीज़ें मिल के तो मेल की जो फर्टिलिटी है या इनफर्टिलिटी है उसको डिसाइड करती हैं। तो आपको डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? जब आप मेल की एज मोर देन 35 है और वो बच्चा प्रोड्यूस नहीं कर सका और उसके टेस्टिस में पेन होती है, उसकी ग्रोइन यानी कि टांगों की जड़ों में दर्द होती है, या कोई ऐसी कोई ट्रॉमा है टेस्टिस को, कोई इस तरह की चीज़ लगी है, तो उस वक्त मेल को अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। इसकी मेजर काजेज़ में वेरिकोसील यानी कि जो टेस्टिस के अंदर वेन्स होती हैं और ब्लड वेसल्स होती हैं वो सूज जाती हैं, वो इकट्ठी हो जाती हैं, वो फूल जाती हैं, तो उससे वो प्रेशर सिम्टम्स आते हैं। जो डक्ट्स जिनके अंदर स्पर्म बन रहे होते हैं उसमें प्रेशर सिम्टम्स आते हैं और इसके अलावा उनका जो ब्लड फ्लो है या ब्लड सप्लाई है वो मुतासर होती है। तो उससे भी ये इनफर्टिलिटी हो सकती है, स्पर्म्स का बनना कम हो सकता है। तो दिस इज़ अ सर्जिकल कॉज और ये सर्जरी से ठीक हो जाती है। दूसरी कॉज इन्फेक्शंस हैं। इन्फेक्शंस में बड़ा एक लॉन्ग एक लिस्ट है इन्फेक्शंस की, खुसूसन बाज़ का 20 साल पहले भी इन्फेक्शन हुई हो तो उससे भी इनफर्टिलिटी हो जाती है। मम्प्स इन्फेक्शन जिसको पंजाबी में या उर्दू में कान पेड़े होते हैं, प्रोस्टेट्स जो होते हैं वो बड़े बड़े फूल जाते हैं, तो उसकी इन्फेक्शन जो है वो आर्काइटिस करती है, यानी कि टेस्टिस की इन्फ्लेमेशन, उससे बचपन में ही इनफर्टिलिटी हो सकती है। सेक्सुअल फंक्शन नॉर्मल होगा लेकिन स्पर्म्स नहीं बनेंगे। इसके अलावा कोई कंकरेंट इन्फेक्शन, जो रिसेंट इन्फेक्शन है, जो अभी इन्फेक्शन चल भी रही है, तो उसके अंदर भी जो है वो इनफर्टिलिटी हो सकती है। स्पर्म्स का बनना या बन के जल्दी ख़त्म हो जाना जो है वो इनफर्टिलिटी। फिर बाज़ का इजैकुलेशन के प्रॉब्लम्स होते हैं। मेल नॉर्मली उसको फील हो रहा है कि मैं इजैकुलेट कर रहा हूँ, लेकिन उसका जो इजैकुलेट है वो उसकी यूरिथ्रल ओपनिंग से बाहर नहीं आ रहा होता, वो कहीं ब्लैडर के अंदर ड्रेन हो रहा होता है, तो या पूरी तरह वो बाहर नहीं आ रहा होता, तो उससे भी एक ये हो सकती है। ये भी एक सर्जिकल डिफेक्ट है जो कि सर्जरी से इसको रिपेयर किया जा सकता है और इनफर्टिलिटी रिज्यूम की जा सकती है। फिर एक कॉज ऑटो इम्यून इनफर्टिलिटी है। इसमें ये होता है कि पेशेंट के स्पर्म्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ पेशेंट जो है वो खुद ही डेवलप कर लेता है। उसकी बॉडी जो है वो अपने ही स्पर्म्स को किसी वजह से एज अ फॉरेन ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर देती है और उससे उसको कर लेती है एज, और उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। तो उससे भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। ये भी एक मेडिकल कॉज है, एक्वायर्ड कॉज है, इसको मेडिकेशन से ठीक किया जा सकता है। फिर ट्यूमर्स हो सकते हैं ज़ाहिर उस एरिया के, प्रोस्टेट का ट्यूमर। प्रोस्टेट एजैकुलेट के अंदर, सीमन के अंदर जो मेजर वॉल्यूम होता है वो प्रोस्टेट ऐड करता है, और उसके कोई डिसफंक्शन है या कोई प्रॉब्लम है, सेक्रेटरी उसका प्रॉब्लम है, या वो उसमें वॉल्यूम ऐड नहीं कर सकता किसी ट्यूमर की वजह से या रिमूवल की वजह से, तो वो भी एक कॉज है इनफर्टिलिटी की। इसी तरह जो स्पर्म है उसका वॉल्यूम जो भी है वो भी अगर कम हो ड्यू टू डिहाइड्रेशन, कोई और कॉज भी हो सकती है, तो उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी हो जाती है। फिर अनडिसेंडेड टेस्टिस होते हैं। बाज़ लोगों में टेस्टिस डिसेंड नहीं करते, नीचे नहीं उतरते। टेस्टिस जो होते हैं ये इंट्रायूट्राइन लाइफ में
पेट के अंदर होते हैं। पेट से आहिस्ता आहिस्ता नीचे ट्रैवल करते करते स्क्रोटम जहाँ पर मौजूद होते हैं एडल्टहुड में या पैदाइश से पहले ही वो वहाँ आ जाते हैं। बाज़ औक़ात वो वहाँ पे प्रॉपरली डिसेंड नहीं करते, तो वो भी एक कॉज है स्पर्म फंक्शन के, स्पर्म्स के ना बनने की या कम बनने की, तो उससे भी वो हो जाती है। फिर हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं बाज़ लोगों के अंदर, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन के इम्बैलेंस की वजह से भी स्पर्म्स कम बनते हैं। ये भी मेडिकल कॉज है और इसको मेडिकेशन से और दवाइयों से टेम्परेरी या परमानेंटली ठीक किया जा सकता है। फिर आगे स्पर्म्स जहाँ बनते हैं, सेमिनिफरस ब्यूल्स होती हैं टेस्टिस के अंदर जहाँ पे स्पर्म बनते हैं, उनका वहाँ से ट्रांसपोर्ट होना भी रुक सकता है। यानी कि कोई भी ट्यूब्यूल है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, उसके बाद इसकी उनको ट्रॉमा हो जाए, कोई ट्यूब्स को वास डिफरेंस है, यूरिथ्रल ओरिफाइस है, तो इनमें से किसी भी ट्यूब को अगर ट्रॉमा हो जाए तो या ब्लॉक हो जाए किसी वजह से, तो वो स्पर्म की मूवमेंट यानी कि ट्रांसपोर्ट रुक सकती है। तो ये भी एक सर्जिकल कॉज है, सर्जरी से ये ठीक हो जाती है। उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स हैं, इनहेरिटेड कॉजेज़ हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, कॉलमैन सिंड्रोम है और सिस्टिक फाइब्रोसिस है। उसमें और भी उसके बहुत सारे फीचर्स होते हैं, फर्टिलिटी एक उसका भी फीचर है, और उसमें से बाद सिंड्रोम्स ऐसी हैं जैसे क्लाइनफेल्टर है, उसमें तो गलबन शादी की नौबत भी नहीं आती, तो इसलिए वो एक किस्म की परमानेंट किस्म की इनफर्टिलिटी है। उसके अलावा कुछ बीमारियां हैं जैसे कि सीलिएक डिजीज़ है, उसमें मैलअब्जॉर्प्शन होती है, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होती है, और उससे वो उसको करेक्ट करने से या उसको प्रिवेंट करने से, डाइट मॉडिफिकेशन से स्पर्म जो है वो हो जाते हैं, बहाल हो जाते हैं। कुछ मेडिकेशन है जैसे कि एंटी कैंसर मेडिसिन है, कोई प्रोलॉन्ग्ड यूज़ ऑफ स्टीरॉयड्स फॉर इयर्स एंड इयर्स, और उसके अलावा कुछ एंटी अल्सर मेडिसिन हैं, रेनिटिडीन जिसको कहते हैं, उससे भी स्पर्म्स की प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है। और उसके अलावा कोई ट्रॉमा है उस जगह पे, टेस्टिकल्स को ट्रॉमा है, उससे बाज़ का टेस्टिस डीजनरेट कर जाते हैं और वो स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो स्पर्म्स का जो लेवल है वो 20 से नीचे, बाज़ लोग कहते हैं 15 से नीचे जो है वो नॉर्मल नहीं होता, कंसेप्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। बाज़ लोग 5 या 10 से नीचे भी कहते हैं, तो ये सब्जेक्ट टू पर्सन है। इनको टेम्परेली कुछ ना कुछ मेडिकेशन दे के, को हार्मोन स्टिमुलेटर दे के इसको इम्प्रूव भी किया जा सकता है। इन्फेक्शंस को ट्रीट किया जा सकता है एंटीबायोटिक से, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को बड़ा इजीली ट्रीट किया जा सकता है। मेनली यही कॉजेज़ होती हैं उसकी डेफिशिएंसी की। तो जो मेल इनफर्टिलिटी है वो तकरीबन डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट है। 5 से 10% मेल जो होते हैं वो इनफर्टाइल होते हैं, बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर सकते, और उसमें फीमेल कॉजेज़ भी होती हैं और मेल कॉजेज़ भी होती हैं। मैंने इतनी सारी मेल की कॉजेज़ गिनवाई हैं, इसका मतलब ये है कि ये काफ़ी कॉमन है ये, और इतनी कम नहीं होती। हम फीमेल को हार्मोन्स दे दे के और उनके पता नहीं डिफरेंट टेस्ट वगैरह करवा के, प्रेगनेंसी टेस्टिंग और सर्जरी उनका बेड़ा अगर कर देते हैं और मेल की तरफ तवज्जो नहीं करते। तो हमने अपने जो क्लिनिक में सेटअप किया है वो सीमन एनालिसिस है विद कंसंट्रेशन टेक्निक। बाज़ का सीमन काउंट बहुत कम होता है और वो अगर कंसंट्रेट करके ना देखा जाए तो वो एज़ोस्पर्मिया यानी कि एब्सेंस ऑफ स्पर्म जो है उसको लेबल कर सकते हैं। तो हम उसको कंसंट्रेट करते हैं डिफरेंट टेक्निक से और उसको देखते हैं कि इसके अंदर आया वाकई कोई स्पर्म्स मौजूद हैं या नहीं है। और दूसरी चीज़ हम वहाँ पे करते ये है कि हम एविडेंस देखते हैं, एक फाइन नीडल टेस्टिस के अंदर एंटर करके 21 से 23 गेज की, उसको देखते हैं कि आया कि इसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस हो भी रही है या नहीं हो रही है, स्पर्मेटोब्लास्ट जो हैं वो इसके अंदर मौजूद भी हैं या नहीं है, क्योंकि उससे आगे फिर बात चलेगी। स्पर्मेटोब्लास्ट ही नहीं है तो फिर प्राइमरी इनफर्टिलिटी है, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर स्पर्मेटोब्लास्ट मौजूद हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है, तो फिर उसका ट्रीटमेंट मुमकिन है।
फिर उसकी जो तीसरी वर्कअप है वो उसका अल्ट्रासाउंड है, उसको देखने के लिए क्या या उसमें कोई ब्लॉकेज है, कोई सिस्ट है या कोई वेरिकोसील ब्लड वेसल स्वोलन, कोई इस टाइप की चीज़ है तो वो करते हैं। और जो चौथी चीज़ हम करते हैं वो हम गायनेकोलॉजिस्ट को असिस्ट कर रहे हैं फॉर इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। उसके लिए हम मेल का जो सीमन है उसको प्रिपेयर करते हैं कंसनट्रेट करके डिफरेंट बफर्स के साथ, और वो जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं उसको डायरेक्टली यूट्रस के अंदर इंजेक्ट करती हैं। तो वो हम प्रिपेयर करके दे रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई गायनेकोलॉजिस्ट हमें मिल जाएं ताकि हम उनको भी ऑन बोर्ड ले लें। तो अगर इस वीडियो को कोई गायनेकोलॉजिस्ट देख रही हैं और वो हमारे असिस्टेंट लेना चाहती हैं तो असिस्टेंस लेना चाहती हैं वो हमें ज़रूर कांटेक्ट करें। थैंक यू वेरी मच फॉर नाउ।